दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों इस वीडियो में विशेषकर रीट 2020 को लेकर है। उससे पहले मैं कुछ सामान्य बातें आपसे सामने करना चाहता हूँ। दोस्तों 2 सितंबर को हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद 7 सितंबर को किया और 7 को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जिस मकान में मैं रहता हूँ उसमें 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए थे और जिनसे मैं मिला वो भी कोरोना पॉजिटिव आए। गले में बहुत ज़्यादा जखन होना, दर्द होना। उसके बाद मैं खुद भी मकान में क्वारंटीन हो गया और आज ये 5वां दिन है। दोस्तों अलग अलग भर्तियों को लेकर अलग अलग बेरोजगारों के कॉल और मैसेज बहुत आते हैं। मेरे गले में इतना दर्द था कि मैं पहले फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था, ना बोल पा रहा था। लेकिन दोस्तों जब सोशल मीडिया पे कई लोगों के मैसेज देखता हूँ बड़ा दुख होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आज कोरोना महामारी की वजह से मैं आज घर में आइसोलेट हूँ, क्वारंटाइन हूँ, क्योंकि तकलीफ मुझे भी है। मेरे गले में अभी तक पूरी प्रॉब्लम नहीं की, यहाँ दर्द होता है और कुछ और भी जो कोरोना से मिलते जुलते सिम्टम्स हैं वो भी मेरे साथियों के हैं और हम लोग आज 5वें दिन से मकान में ही बंद है। कल जरूर एक चैनल पे मैं आप लोगों की आवाज़ जरूर उठाई थी, इसके अलावा घर से बाहर नहीं निकलते। दोस्तों कई लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारी इस भर्ती के लिए आप रीट के लिए नहीं बोल रहे हो, आप एचसीएफ एग्जाम के लिए नहीं बोल रहे हो, आप उसके लिए नहीं बोल रहे हो। लगातार उनके मैसेज और कॉल आते हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और हमने लगातार आपकी आवाज़ बुलंद की है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो मजबूरी में घर उनको रहना पड़ता है। जो अब कोरोना काल की परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके बावजूद भी आपके जैसे कमेंट, भद्दे कमेंट आना, सरकार का आदमी बताना, कांग्रेसी बताना, कई चीज़ें जो मैंने देखी है ना, ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों की। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आप लोगों के लिए हम भागते हैं और कौन भागता है? कोई राजनेता, एमएलए, कोई पार्टी के लोग आपके लिए भागते हैं? जब जब समस्या आती है, जब जब हम सबसे पहले खड़े रहते हैं। आज कोरोना की वजह से हम घर में आइसोलेट क्या हो गए तो आप लोग अनेक प्रकार के कमेंट करने लगे। तुमसे ज़्यादा दुख मुझे है और आपसे पहले मेरा परिवार है। मेरे पापा जी के एक्सीडेंट हुआ, पेट में 3-4 फ्रैक्चर आए। वो गांव है मेरे, मैं जयपुर हूँ और इस जो क्वारंटाइन हमारा चल रहा है, कल वो जयपुर डॉक्टर को फिर दिखाने आए। मैं उनसे मिल तक नहीं सका, मिल भी नहीं सका। मैं घर जा पा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। इस कोरोना के डर से कि कम से कम हम 4 लोग हम मकान में बंद हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे मकान में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि हम कोरोना किसी को बांटे नहीं कि मैं घर पे जाके परिवार वालों को कोरोना दे दूँ। समझदार यही है, यदि कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आए या कुछ सिम्टम्स आपके अंदर आए तो घर पे कुछ दिनों के लिए खुद को बंद कर लो, क्वारंटाइन कर लो। वही काम हम कर रहे हैं। काढ़ा भी ले रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो और हम आपके बीच में वापस आए। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बहाना है, नाटक है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त और 7 सितंबर तक इस कोरोना काल में जब सबसे ज़्यादा, जब मई, जून, जुलाई में था, तभी हम नहीं डरे। कभी किराया माफी के लिए, कभी बीकानेर, कभी हाई कोर्ट, कभी सचिवालय, लगातार घर से निकलकर धरातल पे काम किया है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, एलडीसी भर्ती 2018, आरपीसी एलडीसी हो, प्रयोगशाला सहायक को शिक्षा बाकी, कृषि प्रेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर हो, उनको भर्ती कोर्स से निकलवाना और ज्वाइनिंग भी करवाना, ये कोरोना काल में हमारे द्वारा किए गए कार्य है। किसी के बाप से उपेंद्र यादव डरता नहीं है, लेकिन मजबूरी और परिस्थितियां होती है। आज हम घर में रुके हैं तो लोग मजाक बना रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी सोच लिया कि भैया जिनके लिए कितना भी निस्वार्थ काम करो, ये लोग ऐसे ही घर बैठे धरातल पे तो काम करेंगे नहीं और कमेंट करते रहेंगे। हर बेरोजगार के लिए जी जान लगाइए, घर से निकले हैं। यदि डर होता तो हम मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब प्रॉब्लम हुई तब हम घर में बैठे हैं। और वो घर में भी इसलिए नहीं बैठे, इसलिए बैठे कि किसी और की कोई प्रॉब्लम ना हो। कोशिश हर व्यक्ति के लिए करता है। कई लोगों को फोन नहीं उठा रहे, बोले आप तो मोदी से बड़े नेता हो गया, फोन नहीं उठा रहे, मैसेज के जवाब नहीं दे पा रहे। यार हम घर में बंद पड़े हैं,
हमारा उपचार चल रहा है, क्या फोन उठाएं, क्या जवाब? आप तो कहते हो हमारे साथ बाहर आ जाओ, हमारे लिए धरना करो, प्रदर्शन करो। अरे जब तक बाहर थे, जब तक आप लोगों की आवाज उठा रहे थे। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, कभी अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए, जिसने मुझे जन्म दिया, जो मेरे लिए सब कुछ है, उनसे नहीं मिल पा रहा मैं। वो घर है, मैं जयपुर हूँ, पैर में 4 फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट हुआ था उनका, उनको समय नहीं दे पाया। मैं यहाँ क्वारंटाइन हूँ मेरे साथियों के साथ, फिर भी कोशिश करता हूँ ट्विटर के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाने की, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाने की। उसके बावजूद भी आपके अलग अलग मैसेज है, मैं आपको समझा नहीं सकता। लेकिन जो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस का आदमी है, भैया कांग्रेस का आदमी है तो 6 अक्टूबर को मैं अनशन में नहीं बैठता, आईसीयू में नहीं जाना पड़ता, 25 नवंबर को मुझे जेल में नहीं जाना पड़ता, मेरे आज भी मुकदमे दर्ज नहीं होते। मैं केवल बेरोजगार रखा हूँ। और जो ये मध्य प्रदेश जो कई फालतू बातें करते हैं ना, आ जाओ कुर्सी खाली है, चलो आओ, बेरोजगार संघ का अध्यक्ष तुम्हें बनाते हैं, रविंद्र चौधरी को बैठाते हैं, मैं प्रवक्ता बैठता हूँ, आओ करो धरना प्रदर्शन, उठाओ मांग। तुम घर बैठे केवल फालतू कमेंट ही कर सकते हो, धरातल पर काम करना सीखिए। स्वागत है आपका, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में, आइए आपको कल ही नया अध्यक्ष बनाते हैं, करो धरना, फिर प्रदर्शन, लीजिए परमिशन। एक पुलिस वाला भी दिखेगा तो शक्ल नहीं दिखाओगे, जब भग जाओगे। कैसे मुकदमे दर्ज होते हैं, कैसे लाठियां खाई जाती है, कैसे संघर्ष किया जाता है, पता चलेगा। लेकिन हम तो कमियां निकाल सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कम से कम किसी की परिस्थितियां समझो आप। मैं कभी घर नहीं रुका, लेकिन परिस्थितियां विपरीत है इसलिए घर रुका हुआ हूं। तो आप सभी साथी, ये उन्हीं कुछ तमाम लोग हैं जो इनके समझ में नहीं आती, उन लोगों के लिए है। अन्यथा प्रदेश के लाखों बेरोजगार जो इतना मुझे मान सम्मान प्यार देते हैं, उनकी दुआओं से मेरा स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका विश्वास, आपका प्यार और मान सम्मान जो मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और जैसे ही मेरा स्वास्थ्य सही होगा, आप लोगों के लिए आऊँगा। ये जो कुछ बातें मैंने उन लोगों के लिए बताई है जो नए नए हैं और घर बैठे बैठे केवल कमेंट करने का काम करते हैं, कुछ नहीं जानते। अब मैं बात कर लेता हूँ 2020 रीट को लेकर। दोस्तों 2 सितंबर को हमने घोषणा की, 20वें शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, तो हमने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का बयान आ चुका है, यदि धोखा हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आंदोलन करना है। हमने 2 तारीख का रखा, मैंने डाला कि बेरोजगार महासंघ कार्यालय ज्यादा संख्या में पहुंचे, और जो रीट वाले सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे 2020 वाले, बड़े शर्म की बात आप लोगों के लिए, मात्र 5 लोग 2 सितंबर को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पूछे, 5 लोग। अब फिर कमेंट करते हैं रीट की विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। बड़े शर्म की बात है, तुम 5 लोग आ रहे हो, 11 लाख बेरोजगार हो। 5 लोग आए मात्र उस दिन, वो तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाले और लोग जो मेरे व्यक्तिगत दोस्तों को बुलाकर वो भीड़ इकट्ठी हुई और उस दिन बात रख दी। रीट वालों के भरोसे तो नाव डूब चुकी थी, केवल 5 लोग आए। फिर बात करते हो, वेटेज हट जाए, विज्ञप्ति जारी हो जाए, परीक्षा तिथि जारी हो जाए। धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया का, जो हमेशा हमारी आवाज बुलंद करते हैं। हम कोशिश करते हैं हम लोगों की आवाज उठाने, फिर भी कोशिश की, दबाव बनाया। मंत्री जी ने हमें बुलाया, हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। हालांकि जो मंत्री जी ने परीक्षा तिथि जारी नहीं की, विज्ञप्ति जारी नहीं की, उपेन्द्र यादव का दोष है। लो तुम घर से बाहर निकल के कर लो, कुछ करना चाहते हो, लगातार आपकी आवाज उठाते हैं। तुम्हें तो ये पता भी नहीं थी, जब व्याख्याता का फर्स्ट ग्रेड का आंदोलन चल रहा था, उस समय हम लगातार मांग कर रहे थे कि रीट की भर्ती निकाली जाए। वो हम ही आंदोलन करते, रीट की भर्ती निकाली जाए। और रीट की विज्ञप्ति की घोषणा हुई 24 दिसंबर 2019 को। उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने बुलाया था, मैं खुद उनसे मिल के आया था, और उन्होंने कहा था कि अलग से विषय का पेपर होगा। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि वेटेज पूरा खत्म होगा और अलग से विषय का पेपर होगा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, जो मंत्री महोदय जी ने बताया वही आप लोगों को अवगत करवाया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, जो वास्तविक स्थिति होती है उससे आप लोगों को अवगत कराता हूँ। मैंने बताया मंत्री जी ने ये कहा, मैंने वीडियो डाला। उसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर जारी रहा, कभी वेटेज खत्म करने की बात चली, कभी 2 एग्जाम की बात चली। फिर आप लोगों के मैसेज आने लगे कि नहीं 2 एग्जाम में तो बहुत समय लंबा लगेगा। तो फिर मैंने मंत्री जी के सामने दोनों चीजें रखी कि 95 5 या 90 10 वेटेज किया जाए और एक एग्जाम करवाई जाए, और जो सेकंड पेपर वाली दोनों मांगे रखी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक एग्जाम होनी चाहिए, 2 एग्जाम में समय लंबा लगेगा। वो बात भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवाया था कि मुख्यमंत्री जी की मंशा एक ही एग्जाम करवाने की है। जो जो घटना हुई मैंने आप लोगों को अवगत कराया, छुपाया नहीं।
कि उपेंद्र यादव ने पहले 2 एग्जाम के लिए कहा, उपेंद्र यादव ने पहले वेटेज खत्म करने के लिए कहा, अब एक एग्जाम हो रही है। अरे उपेंद्र यादव ने नहीं कहा, जो जो मीटिंग में निकला, जो जो मंत्री ने कहा वो मैंने आपको अवगत करवाया। आप लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे 2 एग्जाम होगी तो बहुत लंबा जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी से बड़ा नहीं हो सकता, मैंने आप लोगों की पीड़ा रखी, लेकिन किसी व्यक्ति को राहत मिल जाए ना, राहत मिल जाए, तो वो कहता है कि मेरे को इतना सा मिला, मुझे तो पूरा मिलना चाहिए। हम लोग वेटेज का विरोध करने वाला सबसे पहला इंसान मैं ही था। 7 जून 2018 को अशोकनगर थाने में मैं खुद गया था, मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। हमारी मांग थी 12 राज्यों का कोटा कम हो, वेटेज खत्म हो, और जो एक ही प्रमाण पत्र से लग गए वो वापस नहीं आए। और उस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ा, और जो कांग्रेस के घोषणा पत्र डाला गया था ना, मैं खुद बैठकर लिखवाने वाला हूं। मैं था जो लोग डाले ना कि बिंदु नंबर 6, जो आज सोशल मीडिया पे कमेंट कर बेवकूफों को पता नहीं है, जो नेता बनने की कोशिश करे एक तो लोग, वो घोषणा पत्र में मैं खुद बैठ के डलवाने वाला था, विसंगतियां दूर की जाए। मैं खुद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिंह पायलट ने मुझे लिखित में एक आदेश भी दिया था रेड लेवल फर्स्ट के लिए, खुद ने वो विसंगतियां डलवाने वाले हम थे। और शिक्षा मंत्री जी को हमने कहा था आपने विसंगतियां दूर करने की कहा था, इसलिए वेटेज खत्म किया जाए। शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था मुझसे कि वेटेज खत्म होगा। और मान लीजिए आज 90-10 भी किया जाता है, एक एग्जाम होती, 2 एग्जाम में समय लगता है, तो 20% का तो फायदा ना, पहले 30% जोड़ा जा रहा था। किसको फायदा हो रहा है? आप लोगों को फायदा हो रहा है। नहीं, वेटेज खत्म होना चाहिए, उपेंद्र यादव ने वादा किया था। उपेंद्र यादव केवल प्रयास कर सकता है। तुम घर बैठे कमेंट करो, उपेंद्र यादव जाए तो जेड उपेंद्र यादव जाए, अनशन करे तो उपेंद्र यादव करे, प्रदर्शन करे तो उपेंद्र यादव करे, लाठियां खाए तो उपेंद्र यादव खाए, और मुकदमा दर्ज करा तो उपेंद्र यादव कराए। हम तो घर बैठे बैठे कमेंट करेंगे उपेंद्र यादव ने कांग्रेस ही है, उपेंद्र यादव वेटेज खत्म नहीं किया, उपेंद्र यादव ये नहीं किया। अरे यार, आपने ऐसी तैसी करवाई क्या? अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर आप लोगों के लिए 24 घंटे लगा रहता है। हाँ, ये जरूर है कि वेटेज खत्म नहीं होता है। मान लो जो हमने 2 मांग रखी थी आप लोगों के लिए कि 2 एग्जाम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ही एग्जाम हो जो समय नहीं लगे, जिसमें 95 या 90-10 वेटेज हो। ये वेटेज कम नहीं करते, 30 करते, तो मैं वादा करता हूँ आंदोलन करने के लिए। मैं खुला कह रहा हूँ, क्योंकि मंत्री जी ने वादा किया था, घोषणा पत्र में डाला था, यदि 90-10 या 95 वेटेज नहीं करते, वेटेज नहीं घटाते, ये खत्म नहीं कर पा रहे, मानो उन्होंने वादा किया था, लेकिन कम भी नहीं करते, तो मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा करता हूँ, वेटेज का विरोध सबसे पहले उपेंद्र यादव करेगा, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठियां खाना पड़े। वेटेज खत्म, ये कम करने का, खत्म करने का वादा मंत्री जी ने किया था, उनको पूरा करना होगा। अब विज्ञप्ति जारी होने के बाद अब सबको पता लग ही गया कि मंत्री जी ने पिछली मीटिंग में कह दिया कि एक ही एग्जाम होगी, तो जो फर्स्ट लेवल की तैयारी करने वाले हैं वो पहले के हिसाब से तैयारी करो, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वही एनसीटी का सिलेबस है, पुरानी वाली किताब तैयारी करिए। सेकेंड लेवल में भी वही है, केवल बीए का वेटेज कम होगा, तो बीए की डिग्री जो आपकी आ चुकी है, लेकिन जो आपके पास बीएम बन चुके, जो बन चुके, आपको तैयारी करनी है रीट की, जमकर करो ना रीट की तैयारी। अब परीक्षा कब होगी और विज्ञप्ति कब जारी होगी, इस पर सवाल है। तो दोस्तों अब समझते सही हो जाए, आप कहोगे जैसे, लेकिन मुझे तो विश्वास आप लोगों ने पहले तोड़ दिया। 5 लोग पूछे थे 2 सितंबर को, सुन लीजिए, 5 लोग, फिर कहते हो कि हमारी आवाज नहीं उठाते। तुमसे अच्छा तो और लोग हैं, सेकंड ग्रेड वाले बीकानेर पहुंच गए थे 500 लोग, जहां जहां उनको बुलाया जाए, एलडीसी वाले सब लोग भीड़ में आते हैं, लेकिन रीट वाले बात तो बड़ी बड़ी कर लेते, पूछते 5 लोग है, 11 लाख बेरोजगार है, फिर दोष दे देते उपेंद्र यादव को। आज मैंने यूट्यूब चैनल पर उपेंद्र यादव, मेरा जो पेज है, और ट्विटर अकाउंट पर मैंने 2016 में बनाई गई एक पिक्चर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसलिए डाली थी कि कम से कम आप लोगों को पता चले कि बेरोजगार क्या दुर्दशा है। उसमें वास्तविक सीन है, जो लाठियां खा रहे हैं ना, लठ खा रहे हैं, वो सही सीन है, कैसे बुरी तरह मुझे मारा गया था। आप कम से कम सच्चाई तो जाने। आप मेरी फेसबुक देखिए 2012 के बाद, 13 के बाद देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल देखिए, कितनी लाठियां खाई है, कितनी बार जेल गए हैं। हम तो दोनों सरकारों में लड़ाई लड़ी है। यानी कि 3 जुलाई 2012 जो कांग्रेस सरकार थी, तब मैं पहली बार जेल गया था, जब हमें पीटा गया था। फिर बीजेपी में 5 साल संघर्ष किया, कांग्रेस में कर रहा है। हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, हमारी पार्टी बेरोजगार है, लगातार संघर्ष किया आप लोगों के लिए। इसलिए किसी में सवाल उठाने से पहले सोचिए कि उपेंद्र यादव के अलावा आप लोगों के लिए कौन जेल जाता है, कौन लाठियां खाता है, कौन अनशन करता है, कौन भागता है। अरे कम से कम हाँ, मुझे मजबूत तो बनाइए, विश्वास तो दिलाइए। आप केवल निराशाजनक बातें मत करिए, किसी की बेखाओ मत आइए। मुझे पता है कुछ राजनीतिक प्रेरित लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, फर्जी आइडिया बना के। मुझे ये पता है जो लोग कमेंट कर रहे हैं, 10 कमेंट आ रहे हैं, उसमें 8 कमेंट तो फर्जी आइडिया वाले हैं।
जो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, उनकी मंशा यही है कि इनको कैसे भी बदनाम किया जाए। आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, रीट 2020 वाले अभ्यर्थियों को और अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों को, चाहे वो टेक्निकल विभाग की भर्तियां हो, चाहे बिजली विभाग की भर्तियां हो, चाहे बाहर राज्य को कोटा समाप्त वाली मांगे, दोस्तों प्लीज समझिए, परिस्थिति समझिए। आप ज्यादा जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब, मेरे फेसबुक देखिए। आप लोगों के लिए मैं ही था, और यदि मेरे से कोई बेहतरीन कार्य करना चाहता है, उनका स्वागत है, वो जयपुर आइए, उसको बेरोजगार संघ का अध्यक्ष हम बनाएंगे, और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बनकर वो बेरोजगार का भला करिए, उनको हम बनाएंगे। कम से कम हमारी जगह ले, हमारी जगह 2 साल से खाली चल रही है, हमने तो बहुत पहले घोषणा कर दी थी। आइए, अध्यक्ष बनिए और बेरोजगार का भला करिए, लेकिन सवाल जवाब करने के बजाय सोचिए। कई बार परिस्थिति होती है, मुकदमे दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं, कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। रही बात धन्यवाद देने की, क्यों उपेंद्र यादव धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, जब संगठन चला रहे हैं ना, जैसे रीट वाला आपका मामला है, वेटेज वाला या विज्ञप्ति वाला, साहब हाथ जोड़ते हैं, प्लीज विज्ञप्ति जारी कर दो साहब, वेटेज जारी कर दो, लोग बेरोजगार हैं। चले गए, हमने निवेदन कर लिया, साहब बहुत बड़ी मांग है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उन्होंने वो मांग कर दी पूरी, दूसरे वाले आ गए, फर्स्ट ग्रेड वाले आ गए, तो मैं आपके लिए धन्यवाद देना चला गया था, फर्स्ट ग्रेड वाले गाड़ी देने लगे। अरे आप तो रीट के लिए धन्यवाद देने चल गए, हमारी तो विज्ञप्ति नहीं है, आप तो कांग्रेस ही हो। लेकिन वो नहीं भूल जाते कि मैं वो भर्ती की मांग करने के लिए गया था, तब मैंने क्या कहा था, साहब ये भर्ती की मांग पूरी कर दो, मैं धन्यवाद दूंगा। वही स्थिति थी दोस्तों, जब रीट लेवल 2 के लिए अनशन किया, लाठियां खाई, तो हम हाथ जोड़ते थे, प्लीज ये भर्ती निकली, इसकी सूची निकाल दो साहब, एलडीसी पद कम गए मैं निकाल दो साहब, बाहर राज्य का कोटा कम कर दो, जो हम लगातार प्रयास करें साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जब उन्होंने दोनों मांगे पूरी कर दी, तीसरी मांगे पूरी चल रही है, क्या धन्यवाद देना मेरा, जो मैंने वादा किया उनसे जब मांग पूरी नहीं हुई उससे पहले, साहब हम आपको धन्यवाद देंगे, क्या धन्यवाद देख के मैंने क्या गलत कर दिया? आप दिल से सोचिए, धन्यवाद देने से और भी काम हम करवा सकते हैं। किसी को धन्यवाद बोल के साहब आपने अच्छा काम किया, ये 2 काम और कर दीजिए, और भी काम करवा सकते हैं ना। ये काम किसके हैं? बेरोजगारों के हैं या उपेंद्र यादव के व्यक्तिगत काम है, या आप लोगों के काम है? धन्यवाद देके और भी काम आप लोगों के लिए करवाना चाहता हूँ, न कि उपेंद्र यादव के व्यक्तिगत काम। इसलिए मैंने उनको वादा किया, वो वादा मैंने पूरा किया, जो मैं जवान देता हूँ वो मैं पूरा, मेरा वादा पूरा करता हूँ। इसलिए परिस्थितियाँ समझिए, मेरा स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं है, हम क्वारंटाइन हमारे साथियों के साथ, मेरे परिवार की जो घटना हुई मैंने बताया, मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद मैं घर पर भी नहीं जा पा रहा, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी आवाज़ उठाऊँ। इसलिए आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप लोग एकजुट रहें, मजबूत रहें। जल्दी ही हम रीट 2020 की विज्ञप्ति के लिए, परीक्षा के लिए भी एक बड़ा आंदोलन की तारीख फिक्स करेंगे। पहला स्वास्थ्य सहयोग, गले में मेरे अभी तक दिक्कत समाप्त नहीं हुई है, और कोशिश करूंगा कि मैं एक बार फिर मंत्री जी से निवेदन करेंगे, साहब बेरोजगार में आक्रोश है, यदि वो नहीं सुनते तो हमें नहीं पता कि लोग आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। 24 दिसंबर 2019 को घोषणा हुई थी, अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई है, और लोगों में आक्रोश है। तो दोस्तों आंदोलन भी करेंगे, लेकिन एक बार स्वास्थ्य सही हो जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा सेकंड रीट 2018 एलडीसी, ये काम हुए तो आप लोगों की, मेरे नहीं हुए, उनकी भी सूची जल्दी जारी होगी। उस संबंध में भी मैं स्वास्थ्य सही होते ही उनके लिए भी मैं भागदौड़ करूंगा कि उसकी सूची जल्द से जल्द जारी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए, निर्देश की पालना हो और उनकी सूची जल्द से जल्द जारी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मेरा आक्रोश था वो उन लोगों के लिए था जो लोग घर बैठे केवल कमेंट करते, ये किसी व्यक्ति की परिस्थितियां नहीं समझते, और मेरे से कोई बेहतरीन कार्य करना जानता हो वो आ सकता है, उसका स्वागत है, उसको हमारी कुर्सी मुबारक है, वो काम करे, हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर पीछे से पूरा साथ देंगे, लेकिन वो घर से निकले और आवाज उठाए। लेकिन इस बार जो रीट 2020 के अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जो हमने 2 तारीख चुनी, केवल 5 लोग आए, इस बार आपके कहने पर मैं एक बार फिर तारीख चुन दूं, फिर आप लोग नहीं आए तो फिर क्या मतलब आंदोलन करने का और प्रदर्शन करने का? आप लोग आओगे तो ही हमारा आंदोलन सफल होगा, अन्यथा आप पता फिर घर बैठे हुए तारीख खेलते रहना और कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।